आज हम जिस स्टोरी को समझाने जा रहे हैं वह आखिरी कहानी है। इसमें पूरी कहानी शामिल है, इसलिए पहले उसी कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी बेरा और अर्जुन की है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन का परिवार बेरा के घर रिश्ता लेकर आता है, क्योंकि दोनों के पिता एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अर्जुन के पिता कहते हैं, चीकू दादी माँ कहाँ है? चीकू कहता है कि वह इस समय माता की भक्ति कर रही होंगी और वह थोड़ी ही देर में आ जाएंगी। तभी दादी माँ की जोरदार एंट्री होती है। बेरा उन्हें खाने के लिए समोसे देती है। दादी माँ पूछती हैं, क्या तुमने इसमें शक्कर डाली है? बेरा कहती है, नहीं, इसमें शकरकंद डाला है। यह स्वीट पोटैटो होता है जो सेहत के लिए अच्छा होता है। तब अर्जुन की माँ कहती है कि ये दोनों ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसलिए इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। इन्होंने आपस में काफी समय साथ बिताया है। वे ट्रैकिंग पर गए हैं, वे घूमने गए हैं, वे कई जगह एक साथ जा चुके हैं। इस पर वे कहते हैं कि इन दोनों के पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं। तभी दादी कहती है कि पूरे 36 गुण मिलना जरूरी नहीं होता। फिर दादी अचानक पूछती हैं, यू हैड सेक्स? यह सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। दादी पूछती हैं, क्या तुमने यह क्रिया की है? उनका बेटा कहता है, माँ आप ये क्या कह रही हैं? तो दादी माँ कहती हैं, जिससे तू पैदा हुआ। यह सुनकर उनका बेटा एकदम चुप हो जाता है। दादी माँ कहती हैं, क्या हम कोई नई चीज़ लेने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं लेते? सभी कहते हैं, हाँ लेते हैं। तो दादी कहती हैं, तो इसमें शक की क्या बात है? इन्हें भी टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि इनके रिश्ते में कितनी संगत है। अगर रिश्ता संगत होगा तभी वह आगे सुखमय बन पाएगा, वरना रिश्ता यूं ही अधूरा रह जाएगा। फिर शाम को बेरा अपनी दादी से मिलने जाती है। दादी कहती हैं, अर्जुन कैसा है? तू भी देख ही रही है, वह अच्छा है, वह मज़ेदार भी है। तो दादी माँ कहती हैं कि मैं इस बारे में नहीं, बल्कि उसके एक्शन के बारे में पूछ रही हूँ। बेरा कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं आपको पता करके बताती हूँ। तब दादी कहती हैं, जल्दी करो। तो बेरा कहती है, दादी सेक्स उतना ज़रूरी नहीं है, प्यार ज़रूरी है। फिर दादी कहती हैं कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जिससे शादी हो रही है उसके साथ सेक्स अच्छा होना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी बनती है। दादी कहती हैं कि अगर आज तेरे दादू जिंदा होते तो आज तेरे चाचू तेरे हाथ में खेल रहे होते। फिर बेरा कहती है, दादी क्या आपने भी ट्राई किया? तो दादी कहती हैं, हाँ हमने तो गन्ने के खेत में, ट्रेन में, बड़ी बड़ी बगीचों में, यहाँ तक कि कई कोनों में जाकर कंपैटिबिलिटी टेस्ट की है। इसके बाद बेरा हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह खाने पर सब मिलते हैं, पर उनका बेटा उनसे नाराज होता है, इसलिए वह खाने से उठकर साइड में चला जाता है। तो दादी माँ अपने बेटे से कहती हैं कि अगर तुम दोनों के बीच रिश्ता अच्छा होता तो मुझे आज ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी बहू कहती है कि मैं खुश हूँ दादी। तो दादी माँ कहती हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हारा रिश्ता कैसा है। दादी कहती हैं कि सेक्स का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता, एक अच्छा रिश्ता और बॉन्डिंग होना भी सेक्स का मतलब होता है। इसके बाद अर्जुन और बेरा बाहर चले जाते हैं। वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वे दोनों इंटीमेट होना चाहते थे। घर में इतने सारे लोग होने की वजह से वे एक रूम बुक करते हैं और वहां चले जाते हैं। फिर उन दोनों के बीच पहली बार इंटीमेसी हो जाती है। इसके बाद जब बेरा घर आती है तो उसकी दादी उससे कहती हैं कि ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि सब अच्छा है। दादी कहती हैं कि सिर्फ एक बार में ही पता नहीं चलता कि तुम आपस में सेटिस्फाइड हो या नहीं। तुम्हें फिर से ट्राई करना होगा और यह भी चेक करना होगा कि अर्जुन तुमसे सेटिस्फाइड है या नहीं। तो फिर दादी कहती हैं कि तुम दोनों के अंदर का माउंट फौजी निकालना चाहिए, जिससे पता चले कि तुम दोनों ही सेटिस्फाइड हो। फिर बेरा अर्जुन को लेकर कई बार होटल जाती है और चेक करती है कि क्या आपस में दोनों संतुष्ट हैं। आखिरकार काफी सारी टेस्ट ड्राइव के बाद बेटा अपनी दादी से कहता है कि हाँ, वे दोनों प्यार में हैं और शादी के लिए तैयार हैं। दादी कहती हैं कि तुम्हें सुहागरात इसी कमरे में बितानी होगी। जब तक तुम्हारा माउंट फौजी पूरी तरह से निकल ना जाए तब तक तुम्हें इस कमरे से नहीं निकलना है। इसके बाद अर्जुन और बेटा की शादी हो जाती है। सुहागरात वाले दिन दादी खुद कैमरा सेट करती हैं। उसके बाद अर्जुन और बेटा कमरे में चले जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। इसी के साथ पहला पाठ खत्म होता है। अब हमारी शुरुआत होती है अगले पाठ की। अगली कहानी है इशिता की, जो एक सिंगल वर्किंग वुमेन है। वह 3:00 बजे ऑफिस का काम खत्म कर घर जा रही होती है।
तभी उसकी सहेली कॉल करती है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। सहेली पूछती है, तुम्हारा माइग्रेन अब कैसा है? इशिता कहती है, हाँ अब थोड़ा ठीक है। जैसे ही वह घर पहुंचती है वह कहती है, मैं अब घर पहुंच चुकी हूं, बाद में बात करते हैं। जैसे ही वह घर का दरवाजा खोलती है वह देखती है कि कोई उसकी बिस्तर पर इंटीमेट हो रहा है। इशिता हैरान हो जाती है और तुरंत बाहर निकलती है। वह कहती है, दीदी इस बिस्तर पर सेक्स हो रहा है। सहेली पूछती है, कौन दे रहा है? इशिता जवाब देती है, सीमा दीदी। सहेली कहती है कि यह तुम्हारा घर है, तुम उन्हें बाहर निकाल सकती हो। इशिता कैमरे में जाती है। बेडरूम में इशिता हैरान हो जाती है। शाम को सोने से पहले इशिता चीजें चेंज कर देती है। सोते वक्त भी वह उनके गतिविधियों का ख्याल रखती है और उत्तेजित हो रही होती है। अगली सुबह सीमा दीदी घर आती हैं तो इशिता घर में चीजें देख रही होती है। वह कहती है कि आपने पिछले दिन बाथरूम की खिड़की खुली छोड़ दी थी, जिससे काफी मच्छर अंदर आ गए थे, खाना भी अच्छा नहीं बना था। आज शाम भी इशिता 3:00 बजे ऑफिस से घर आती है। वह उन्हें इंटीमेट होते देखती है। ऐसा कुछ लगातार होता रहता है। इशिता अपने ऑफिस में भी कर्मचारी पर ध्यान देती थी और कहती थी कि उसे माइग्रेन की थेरेपी लेनी है। हर दिन वह उन्हें इंटीमेट होते देखती थी। एक दिन सीमा देखती है कि इशिता जल्दी घर पहुंच गई है और आदमी बाथरूम में होता है। सीमा उसे कल बताना चाहती थी पर वह कल नहीं उठता। इशिता को पता चल जाता है कि वह चुपके चुपके देख रही है। तब भी वह पार्टी को नीचे रखकर आदमी के साथ इंटीमेट हो जाती है। सीमा को यह सब पता होने के बावजूद भी वह यह होने देती है। 2 दिन बाद जब इशिता उन्हें देखकर उत्तेजित हो रही होती है तो उसकी आवाज़ बाहर आ जाती है। अंदर से दोनों ही बाहर आते हैं और देखते हैं कि इशिता उन्हें देख रही है। इसके बाद उनके बीच काफ़ी बहस होती है। वे कहते हैं, यह मेरा पति है, मैं अपने पति के साथ जो चाहूं कर सकती हूं, इसमें आपको क्या गलत है? आप किसी और को ऐसे इंटीमेट होते नहीं देख सकते। दोनों में लंबी बहस होती है और अंत में वे इशिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन इशिता एक नई कामवाली को हायर करती है। वह जानना चाहती थी कि सीमा, जो उनके पास कई सालों से काम कर रही थी, क्यों निकाली गई। सीमा यह बात सबको बता देती है कि इशिता उन्हें इंटीमेट होते देख रही थी। लोग उसे कुछ अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। इशिता की फ्रेंड सेमी पूछती है, क्या तुमने सीमा को निकाल दिया? इशिता कहती है, हाँ निकाल दिया। फ्रेंड पूछती है, क्या तुम भी मुझे और राहुल को इंटीमेट होते देखती थी? इशिता जवाब देती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं अभी बिजी हूं और ऑफिस में हूं, बाद में बताऊंगी। लोग इसे समझ नहीं पाते और थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अकेलेपन से मजबूर होकर इशिता लवेबल नाम की साइट पर चली जाती है। वह वहां अपने लिए एक पार्टनर ढूंढती है। फिर अगली बार जब वह सब्जी लेने जाती है उसकी मुलाकात सीमा से होती है। इशिता सीमा से पूछती है, क्या तुम्हें कम मिल गया? सीमा पूछती है, क्या तुम्हें कामवाली बाई मिल चुकी है? दोनों हाँ कहती हैं। इशिता कहती है, जब तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सीमा जवाब देती है, मुझे मज़ा आता था। इशिता पूछती है, क्या मैं कल से कम पे आ जाऊं? सीमा कहती है, हाँ। इशिता उसे कमरे की चाबी दे देती है। फिर अगले दिन 3:00 बजे वही कहानी फिर से शुरू हो जाती है। इसी के साथ हमारा यह पार्ट भी खत्म हो जाता है। अब हमारी अगली कहानी है विजय और शांति की, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन से जुड़ी है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विजय अपनी कार में कहानी जा रहा होता है। विजय पूरी तरह से लस्ट से भरा हुआ था। जाते जाते वह निशी नाम की लड़की से बात कर रहा होता है। वह कहता है, मुझे पूरा बदन दिखाओ। वह उससे मिलने जा रहा होता है पर निशी कहती है कि उसे ऑफिस मीटिंग के लिए जाना है। विजय कहता है, क्या तुम मुझे मिलने नहीं आओगी? जैसे ही निशी दिखाई देती है लस्ट के कारण उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। वह सामने से आ रही साइकिल को नहीं देख पाता और अपनी गाड़ी एक पेड़ से टकरा देता है। फिर हम देखते हैं कि विजय एकदम ठीक होता है और कार से बाहर उतरता है। वह साइकिल वाले से लिफ्ट मांगता है और आसपास के मैकेनिक तक जाता है। जैसे ही वह मैकेनिक के पास पहुंचता है वह उसे गाड़ी ठीक करने के लिए भेज देता है। विजय अपनी पत्नी को कॉल करना चाहता था परंतु वहां पे जो फोन था। विजय की हालत भी काफी खराब थी। वह कॉफी शॉप से कॉफी लेकर कहीं घूमने लगता है। जैसे ही वह एक जगह पहुंचता है वहां से कुछ गानों की आवाज आ रही होती है। वह पास जाता है और देखता है कि यह कोई कम्युनिटी सेंटर है। वह अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक लड़की दिखाई देती है
जिसे देखकर उसे लगता है कि यह कोई जानी पहचानी है। जैसे ही गाना खत्म होता है वह लड़की वहां से निकल जाती है। विजय उसके पीछे पीछे जाता है और उससे मिलने की कोशिश करता है। वह कहता है, क्या तुम शांति हो? लड़की कहती है, नहीं। वह कहती है, तुम यहां से चले जाओ, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पर गलती से विजय की कॉफी शांति के ऊपर गिर जाती है। वह उसे साफ करने की कोशिश करता है। इसी बीच पास में खड़ा एक इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर पूछता है, क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? शांति कहती है, नहीं, ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है और मैं इसे जानती हूं। इंस्पेक्टर उसे जाने के लिए कहता है। शांति अपने घर चली जाती है। वह कहती है, मैं बदलकर आई हूं। इस बीच विजय उसे चुपके से नहाते हुए भी देख चुका होता है। शांति को यह बात पता चलती है। जब शांति बाहर आती है, विजय पूछता है, मेरी पत्नी इतने सालों से कहाँ थी? शांति और विजय की शादी 10 साल पहले हुई थी। विजय पूछता है, तुम इतने सालों से कहाँ थी? शांति बताती है कि जब 10 साल पहले उनका आखिरी मुलाकात हुआ था तो उसे एक कपल ने मदद मांगी थी जिसमें एक प्रेग्नेंट बीबी थी। वह उसकी मदद करने चली गई और उसके बाद उसे अब तक कुछ याद नहीं है। विजय पूछता है, तुम वापस क्यों नहीं आई? शांति कहती है, मुझे डर था कि कोई मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैं वापस नहीं आई। विजय पूछता है, कौन? शांति बताती है कि वह तुम्हारी बीबी की थी जो उसे बहुत पसंद करती थी। वह कहती है कि जब वह प्रेग्नेंट थी उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन बाथरूम में उसने अपनी प्रेगनेंसी किट भूल गई थी और उसके बाद वह बाथरूम में जाती है और उसने अपनी प्रेगनेंसी किट उल्टी करके रख दी थी। विजय कहता है, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। इसके बाद विजय और शांति एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करते हैं। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। शांति पूछती है, क्या मैं इस बार प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? विजय कहता है, नहीं, इस बार नहीं होगी, मुझे पता है, अगर तुम्हें शक होगा तो रेड फिर से चेक कर सकती हो। तभी शांति को याद आता है कि उसने रेड किट के बारे में किसी को नहीं बताया था, यहां तक कि उसकी फ्रेंड ने फौरन मंगाई थी। वह सोचती है कि विजय को इसके बारे में कैसे पता चला। तब उसे समझ आता है कि विजय ही उसके साथ मैन की कोशिश कर रहा था। फिर विजय को शक हो जाता है और वह कहता है, हाँ, मैं ही तुम्हें करने की कोशिश कर रहा था। विजय पिलो उठाकर शांति के पास लेट जाता है। इंस्पेक्टर शांति के बारे में जानकारी लेना चाहता था। वह दरवाजे के पास आता है पर दरवाजा बंद होने की वजह से वह अंदर नहीं जा पाता। तभी गलती से विजय के हाथों से एक प्लेट टूट जाती है। इंस्पेक्टर को शक हो जाता है और वह दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी लेकर अंदर जाता है। विजय किसी तरह वहां से भागकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है। तब वह देखता है कि कुछ लोग उसकी गाड़ी से उसकी लाश बाहर निकाल रहे हैं। वह यह सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी शांति वहां आती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दी निकालो वरना डर ज्यादा हो जाएगा। तभी विजय को पता चलता है कि वह मर चुका था और यह सब उसकी कल्पना थी। जो भी उसने इंटीमेशन किया वह सब शांति की स्पीड के साथ हुआ। इसी के साथ हमारा यह तीसरा पार्ट भी खत्म होता है। अब शुरू होती है हमारी चौथी कहानी, जो देवयानी की है। देवयानी का पति रोज देवयानी के साथ जबरदस्ती करता था। फिर कहानी में हम देखते हैं कि देवयानी के पति, जिन्हें लोग राणा सा कहते थे, अपने टेंडर की मीटिंग के बाद घर की ओर आ रहे होते हैं। उनका बेटा भी उनके साथ होता है। उनका घर नदी के दूसरे किनारे पर था। जैसे ही वह घर की ओर जा रहे होते हैं, वे देखते हैं कि उनकी नौकरानी बेतार जल्दी जल्दी घर जा रही होती है। वह अपने बेटे अंकुर से कहते हैं, तुम घर चले जाओ, मैं थोड़ी ही देर में आता हूं। फिर वह बेतार से पूछते हैं, आज तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रही हो? वह कहती है, मुझे बुखार है। वह कहता है, तब की दवाई तो मैं तुम्हें दे दूंगा। और वह उसके साथ जबरदस्ती करके इंटीमेट हो जाता है। यह सब उसका बेटा अंकुर देख रहा होता है। यह देखने के बाद वह घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद देवयानी उसे खाना देती है। वह उससे कहती है, बेटा खूब मेहनत करो, तुम्हें यहां से इंग्लैंड जाना है और हम दोनों यहां से चले जाएंगे। शाम को उसका पति घर आता है। वह देवयानी के साथ फिर से जबरदस्ती करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि देवयानी किसी कोठी की मालकिन को कॉल करती है जहां वह पहले भी काम करती थी। वह कहती है, आंटी, हमारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, आपने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? आंटी कहती है, इस उम्र में डॉक्टर भी क्या कर लेगा, जब जान का वक्त आ जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
देवयानी कहती है, रानी तुम यहाँ थी, वहां जाकर तुम पूरी तरह बदल चुकी हो। वह कहती है, मेरे यहाँ रहने से अगर मेरा बेटा राजा बन सकता है तो मुझे यह मंजूर है। आंटी कहती है, अच्छी बात है। यहाँ पर तो किसी मन्नू की शादी में हमारी किसी लड़की को बीमारी लग गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राणा सा अंकुर के दोस्त को धमकाते हैं। वह कहते हैं, अगर वह फेल हुआ तो तुम भी फेल हो जाओगे। फिर अगली सुबह जब देवयानी कबर्ड खोलती है तो वह देखती है कि आज घर में कोई नई नौकरानी आई हुई है। वह उसका नाम पूछती है। वह कहती है, मेरा नाम रेखा है। और उसके पति की गंदी नज़र उसके ऊपर पड़ चुकी थी। कुछ समय बाद अंकुर अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे इंग्लैंड भेज रहे हैं, वहां पर पढ़ाई अच्छी है। उसका पिता इसे पूरी तरह से नकार देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि देवयानी का पति देवयानी से पूछता है, यह नई लड़की क्यों पुरानी वाले जैसे ठीक से काम नहीं कर रही थी? हमने उसे पैसे भी तो दिए थे। देवयानी जवाब देती है, पैसे उसे जिम में काम करने के लिए मिलते थे, न कि बेडरूम में। फिर उसका पति उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देवयानी का पति रेखा को घर के बीच में पकड़ लेता है और अपने कमरे में ले जाता है। वह उसके ऊपर दबाव डालता है और उसे शराब पीने को देता है। वह रेखा के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। तभी उसका बेटा अंकुर वहां आ जाता है। उसके पति को रोकना पड़ता है और वह अपने बेटे के साथ वहां से बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अंकुर अपनी मां से वादा करता है, मां, मैं खूब मेहनत करूंगा। हम यहां से इंग्लैंड जाएंगे और इस महल में फिर कभी नहीं लौटेंगे। रात हो चुकी थी। देवयानी अपने कमरे में सो रही थी। तभी दूसरे कमरे से इंटीमेट होने की आवाज आने लगती है। देवयानी यह देखने के लिए चली जाती है। देवयानी को पूरी तरह से पता था कि यह उसका पति ही होगा, जो रेखा के साथ जबरदस्ती कर रहा होगा। यह जानकर वह खुश होती है क्योंकि रेखा वही लड़की थी जो पूरी तरह बीमार थी और संक्रमण फैल चुका था। देवयानी चाहती थी कि उसका पति और रेखा के बीच संक्रमण फैल जाए ताकि वह और उसका बेटा इस भारी जिंदगी से मुक्त होकर इंग्लैंड जा सके। पर फिर वह देखती है कि उसका पति आंगन में शराब पीकर गिरा हुआ है। जो कमरे में रेखा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है वह और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा अंकुर होता है। यह देखकर देवयानी के खुशहाल चेहरे पर उदासी छा जाती है। और इसी के साथ हमारी चौथी कहानी का भी अंत होता है। तो आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा उसे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।